अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर जो है इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से, और इंतहाई आसान शॉर्ट है, थोड़ी सी तवज्जो और टेक्निकली करना पड़ता है। इसमें आपके पास थ्री फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स जो है वो थ्री हैं। उसमें वेरी लार्ज क्वांटिटीज एज द यूनिवर्स इटसेल्फ, very small quantities as the microbes, microscopic animals, और एवरेज या दरमियाने में जो आ जाएगा तमाम चीज़ें, जैसे ह्यूमन बीइंग आ गया या कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, टेबल है, चेयर है, बेड है, एवरीथिंग एल्स, प्लांट्स वगैरह दे लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़, आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है। बेस ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड, और ड्राइव्ड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, और इसकी एग्जांपल्स ले लें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो है ये थोड़ी सी मतलब इनसे हट के हैं, तो टू क्वांटिटीज़ विच आर नॉट बेस एंड विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ड्राइव्ड, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। और इसको ना भी डिफाइन करें तो सिंपली जो है वो रेडियन और स्टर्डियन जो है वो आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आ जाता है। अब रेडियन और स्टर्डियन जो है दोनों में दो तीन चीज़ें मुश्तरक हैं, उन्हें आपने एक दफ़ा में याद कर लेना है। द एंगल दैट इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों में लिख लेना है। द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब रेडियन को हम जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क एट द circumference of the circle whose length is equal to the radii of the circle and by 2 radius enclosing that arc। और जब आप करेंगे स्टर्डियन को तो स्टर्डियन में आ जाएगा आपके पास द सॉलिड एंगल subtended at the center of the circle by a sphere whose radius is equal to the square of whose area is equal to the square of the radius of the circle. Stadion is a solid angle subtended at the center of the circle by a sphere whose area is equal to the square of radius of the circle. एरर्स जो है एंड अनसर्टेनिटी, कोई भी मेजरमेंट जो है वो टोटली एक्यूरेट नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो अनसर्टेनिटी या एरर पाया जाता है। एरर जो है उसकी कॉजेज होती है कि गलती होती क्यों है। ये पर्सन की वजह से हो सकती है या सिस्टम की वजह से जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। ड्यू टू अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स, और ड्यू टू द ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट मेथड और तकनीक के उसका जो तरीकाकार है वो सही नहीं है या मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब ये हुआ कि एरर की काइंड्स आ जाती है। एरर्स टू टाइप्स के होते हैं, रैंडम एरर है और सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर जो है, एक तो इसमें ये बात रखनी है याद कि इट इज़ ड्यू टू अननोन रीज़न, इसकी कॉजेज जो है वो अननोन होती हैं। दूसरा, देर आर अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग्स विच आर टेकन वेरियस टाइम्स अंडर द सेम कंडीशंस। एक ही हालात के तहत रीडिंग ले और हर दफ़ा मुख्तलिफ आ जाए, डिफरेंट रीडिंग्स हो और इसकी वजह मालूम ना हो, वो रैंडम एरर है। और सिस्टमेटिक एरर जो है, इसमें एक कंसिस्टेंट रीडिंग में डिफरेंस आता है। हर रीडिंग का डिफरेंस जो है वो एक्चुअल रीडिंग से जो है वो एक मुकर्रर हद तक होता है। ये ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स हो सकता है कि आपका ऑपरेटर्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट ना हो, या फिर इस पर हम ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन जो है उसका फैक्टर लगाते हैं तो फिर हमारे पास सही रीडिंग आ जाती है और इसकी वजह जो है वो हमें मालूम होती है, जैसे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर का मौजूद होना। आगे हमारे पास आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसकी भी डेफिनेशन करनी है। All known digits, accurately known digits and the first doubtful digit are known as significant figures in any measurement। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इनके रूल्स हैं और आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि सिर्फ जो है ना ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड बिफोर द डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, बाकी सारे जो है नॉन सिग्निफिकेंट जो है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो जहाँ मर्जी है, दरमियान में है, शुरू में है या एंड पे है, वो आपके पास सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ज़ीरो अगर इन बिटवीन द डिजिट्स होगा फिर
अब इसके रूल्स में जो है, एक तो ये आ गया कि 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिजिट्स इज इनसिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, और फिर आपके पास 0 बिटवीन द डिजिट्स और 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 0 अगर राइट साइड पे होता है तो 10 की पावर में लिखें तो नॉन सिग्निफिकेंट में आ जाता है, 10 की पावर में ना लिखें तो वो सिग्निफिकेंट में होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसकी भी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। दोनों में फर्क याद रखना। प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी and an accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty। अब मसला ये है, अब ये है कि प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में आपने याद रखना है कि वो किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट है, ओनली लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और अगर आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेना है तो फ्रैक्शन का मतलब ही बटे वाली रकम है, फिर आपने ऊपर लीस्ट काउंट रखना है और नीचे मेजर्ड वैल्यू लेनी है जितनी किसी की लेंथ है या डायामीटर या कोई भी मेजर किया है, ये आपके पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर लेना हो फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो आप लिस्ट काउंट को ऊपर रखेंगे, मेजर्ड वैल्यू को नीचे रखेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। अगर तो सिर्फ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेना है तो ऊपर लिस्ट काउंट नीचे मेजर्ड वैल्यू, और अगर फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेना है तो फिर इसी को 100 से ज़रब दे देनी है, 100 में से हो जाएगा। आगे आपके पास आ जाता है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अहम होता है, इसको कर लीजिएगा। फॉर पावर फैक्टर जो रूल्स है इन्हें करना होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अनसर्टेनिटी जो है इसकी एडिशन में बच्चे क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अगर पावर फैक्टर में कोई फार्मूला उसके अनसर्टेनिटी में कैसे कहते हैं, ये एक सॉलिड चीज़ है समझाने की। ये मैं अपनी अलग वीडियो जो है ना कोई 5-7 मिनट की बना के अपलोड कर दूंगी। जिन्हें ना समझ हो वो ज़रूर देख लें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे इसकी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ये लाजमी करें। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी है। डायमेंशंस जो है इन्हें या तो फार्मूला दे दिया जाता है उसकी डायमेंशंस पूछ लेते हैं, या फार्मूला ना भी दे तो फार्मूला आपने खुद लिख लेना है, फिर आपने उसकी यूनिट्स लिख लेनी है, फिर आपने उसकी डायमेंशन जो है उसको करना है। इसका भी मैं आपको मेथड जो है वो अलग से एक वीडियो में सारा सोल्यूशन दे दूंगी, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ दे रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है इसका ओवरव्यू हमारा ख़त्म हो जाता है। अब ये है कि इसकी हम एक्सरसाइज पे अगर जाएं तो फर्स्ट है नेम सेवरल रेपिटेड। चले मैं आप लोगों को ना सारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवा दूँ, एक वीडियो में सारी शॉर्ट की एक्सरसाइज जो है इसको मैं अपने आसान अल्फाज में सॉल्व करवा दूंगी, आप देख लीजिएगा। अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, इतना ही टाइम लगा था, तो अल्लाह हाफिज़। सेकंड चैप्टर जो है इसमें हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आ जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेफिनेशन सारी करनी है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा, हेड टू टेल रूल आपने पहले पढ़ा हुआ है। रिजल्टेंट वेक्टर whose effect is equal to all the vectors to be added। वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वेक्टर whose magnitude is equal to 1 in a given direction। नल वेक्टर a vector whose magnitude is 0 आ जाएगा। इक्वल वेक्टर्स टू वेक्टर्स which have the same magnitude and same direction। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आ जाएगा आपके पास, डेफिनेशंस याद करनी है आपने। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर, वेक्टर व्हिच टेल्स अस द पोजीशन ऑफ एनी थिंग और ऑब्जेक्ट और पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। इसमें आपके पास चांद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, इस पर उसमें फोकस करें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये डायग्राम जो है इसको बनाना, इसको लेबल करना और फिर इसके मुताबिक इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है।
अगर किसी को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरा मतलब व्हाट्सएप नंबर दूंगी मैं, उस पर मेरे से दोबारा ये ऑनलाइन समझ लें। अच्छा, इससे आगे कर दो दोबारा वीडियो। इससे आगे जो है वो हमारे पास आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दोनों की डेफिनेशन में एक बात याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। अब आप लिखेंगे इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट, और अगर आप लिख देंगे इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लिख देना है। ए क्रॉस बी जो है उसे ए बी साइन थीटा लेना है, और ए डॉट बी जो है उसे ए बी कॉस थीटा लेना है। ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होगा और ए डॉट बी जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के लिए होगा। इसके बाद आपने इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो चार चार याद कर लेने। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए करेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो फिर वो सिंपली 1-2 पूछेगा या डेफिनेशन। समटाइम्स 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है दोनों का कंपैरिजन करना, उसमें जो है ये। इसके बाद आपने इसका ले लेना है कि अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या होता है। कॉस में आपके पास साइन आता है और साइन 0 या साइन 180 जो है वो 0 होता है। तो कॉस 0 या कॉस 180 जो है पैरेलल या एंटी पैरेलल में देखें कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब अगर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन 0 होगा तो वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट जो है वो उसी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगा। बहरहाल ये चारों जो है ये बुक से देख लें, मैं क्योंकि मुख्तसर करवा रही हूँ इसकी डिटेल में नहीं पढ़ रही, लेकिन ये चीज़ें याद करने की होती हैं कि ए डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये आपके पास जो है वो किसके इक्वल होगा। अगर तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में हो, एक जैसे डॉट प्रोडक्ट एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के दरमियान होगा तो 1 होगा, और अगर आप लेंगे ए डॉट जे जे डॉट के डॉट आई जो है फिर ये 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट अगर अपने साथ होगा तो 1 और अगर किसी दूसरे के साथ होगा तो 0। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अगर अपने साथ होगा तो वो 0 होगा, और अगर दूसरे के साथ होगा तो 1 नहीं होगा, वो उसका तीसरा यूनिट वेक्टर होगा। और तरतीब में आई क्रॉस जे के इक्वल, के क्रॉस आई जे के इक्वल, जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल। और अगर इसकी हम तरतीब उल्ट करेंगे, जे को पहले आई को बाद में, तो माइनस के आ जाए। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, अब आई और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई आ जाएगा और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे आ जाएगा। ये दोनों याद रखने हैं आपने बड़े अच्छी तरह से कि पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल हो तो फिर क्या होता है। अच्छा, इसमें आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टार्क आ जाता है। टार्क को भी हमने पीछे किया हुआ है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमें बताना है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसमें सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और टोटली सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। इसको आसान से एक्सप्लेन करना। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है कि टार्क्स ऑफ सम ऑफ टार्क्स ऑल टार्क्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा टा इज इक्वल टू 0। सम टाइम फोर्सेस जो है वो 0 होती है, लेकिन जो है फिर भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होती। उसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो है वो घूम रही होती है, अप्स एंड डाउन और राइट लेफ्ट नहीं। जैसे मतलब एफ सिग्मा एफ एक्स भी 0, सिग्मा एफ वाई भी 0, लेकिन सिग्मा टा 0 ना हो तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसके बाद ये चैप्टर जो है इसकी एक्सरसाइज आ जाती है, न्यूमेरिकल आते हैं, आसान है इंतहाई। मैं ये सारे जो है ना अपनी एक वीडियो में, इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें सॉल्व कर दूंगी। फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है इन्हें तकरीबन एक दिन में बच्चा आराम से रिवाइज कर सकता है। जिन्होंने याद किए हुए या नहीं किए हुए, मैं इंशाल्लाह ताला इजी वे में ट्राई करूंगी।